हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 11th का चैप्टर 1 दैट इज़ पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी. नाउ बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट द टाइटल सेज. पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी. नाउ व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पोर्ट्रेट? पोर्ट्रेट मीन्स पिक्चर ऑफ समवन, जिससे कि हम जान सकते हैं कि वो पर्सन कैसा दिखता है. बट इस चैप्टर में अब हम लिटरेचर पढ़ रहे हैं और इस चैप्टर में कहीं भी ग्रैंड मदर की पोर्ट्रेट तो दी नहीं हुई है. तो हमने ऐसा क्यों कहा? इस चैप्टर का नाम पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी क्यों है? उस लेडी की पोर्ट्रेट तो कहीं पे है नहीं, तो हमने इस चैप्टर को पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी क्यों कहा? क्योंकि इस चैप्टर में खुशवंत सिंह वर्ड्स का यूज़ करके अपनी ग्रैंड मदर को कुछ इस तरीके से डिस्क्राइब करते हैं कि हमें लगता है कि वो ग्रैंड मदर हमारे सामने है. वी कैन जस्ट एग्जैक्टली इमेजिन उनकी ग्रैंड मदर को. ठीक है. नाउ द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी किसने लिखा है? खुशवंत सिंह ने लिखा है. आइए देखते हैं कि अब इस चैप्टर में है क्या. इस चैप्टर में बेसिकली खुशवंत सिंह अपनी ग्रैंड मदर के बारे में डिस्क्राइब कर रहे हैं. माई ग्रैंड मदर लाइक एवरीबडीज़ ग्रैंड मदर वॉज एन ओल्ड वुमन. तो सबसे पहले उन्होंने स्टार्ट कैसे किया डिस्क्राइब करना कि उनकी ग्रैंड मदर सभी दूसरों की ग्रैंड मदर की तरह एक ओल्ड वुमन थी. शी हैड बीन ओल्ड एंड रिंकल्ड फॉर द 20 years दैट आई हैड नोन हर. तो अब जब से वो देख रहे थे अपनी ग्रैंड मदर को, तब से वो ओल्ड और रिंकल्ड ही हैं. मतलब उनके वो बूढ़ी भी हैं और उनके चेहरे पे झुर्रियाँ भी हैं. जब से वो उनको 20 साल से देख रहे हैं और 20 साल से वो वैसे की वैसे ही हैं. ठीक है. पीपल सेड दैट शी हैड वंस बीन यंग एंड प्रिटी एंड हैड इवन हैड अ हस्बैंड. बट दैट वॉज हार्ड टू बिलीव. अब खुशवंत सिंह के लिए ये बिलीव करना बहुत ज़्यादा मुश्किल था कि उनकी ग्रैंड मदर कभी यंग भी हुआ करती थी, प्रिटी भी हुआ करती थी और उनके पास एक हस्बैंड भी हुआ करता था. मतलब उनके लिए जब से अगर वो 20 साल से उनको अपनी ग्रैंड मदर ही देख रहे हैं, तो उनके लिए उनकी इमेज एज अ ग्रैंड मदर ही है. तो इमेजिन नहीं कर सकते उनको कि वो यंग हैं, वो प्रिटी हैं और उनके पास एक हस्बैंड है. My grandfather's portrait hung above the mantelpiece in the drawing room. mantelpiece क्या होता है? जहाँ पे अब आपको पता है जो रूम्स होते हैं वहाँ पे एक ऐसा एरिया होता है जहाँ पे आग जलाते हैं रूम को हीट करने के लिए. उसी के जस्ट ऊपर उनकी पोर्ट्रेट टंगी हुई थी. किसकी? ग्रैंडफादर की. ठीक. नाउ ही वोर अ बिग टर्बन. इससे हमें क्या पता चलता है कि खुशवंत सिंह क्या थे? पंजाबी थे. He wore a big turban and loose-fitting clothes. His long white beard covered the best part of his chest and he looked at least 100 years old. तो आपको पता है, अगर आप इमेजिन कर सकते हैं जो पंजाबीज होते हैं, अगर उन्होंने लूज वाइट क्लोथ्स पहने हुए हैं और एक बहुत बड़ी सी टर्बन है और उनकी बहुत लंबी सी मूंछ है जो उनके चेस्ट को भी कवर कर रही है, तो यू कैन इमेजिन. एंड इसके अलावा वो ये भी कहते हैं कि ही लुक्ड एट लीस्ट 100 years old. मतलब उनके जो दादाजी थे वो भी बहुत ज़्यादा बूढ़े लगते थे. और कितने बूढ़े लगते थे? 100 years old लगते थे. ठीक है. नेक्स्ट. He did not look the sort of person who would have a wife और चिल्ड्रन. मतलब उनको देख के ऐसा लगता था कि वो ऐसे हो ही नहीं सकते कि कभी उनके पास एक वाइफ होंगी या बच्चे होंगे. बस ऐसा लगता था कि ही कुड हैव ओनली लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ग्रैंड चिल्ड्रन. मतलब वो इतने ज़्यादा बूढ़े थे कि उनके लिए ये इमेजिन करना कि उनके पास कभी एक वाइफ होंगी, बच्चे होंगे, ये उनके लिए अनबिलीवेबल था. और उनको ऐसा लगता था कि उनको देख के ऐसा लगता था कि उनके सिर्फ कई ढेर सारे ग्रैंड चिल्ड्रन होंगे. ठीक. As for my grandmother being young and pretty, the thought was almost revolting. रिवोल्टिंग मतलब कॉन्ट्रडिक्टिंग. तो अब इसका क्या मतलब हुआ कि उनके लिए उनकी ग्रैंड मदर का यंग होना, प्रिटी होना, ये थॉट ऑलमोस्ट कॉन्ट्रडिक्टिंग था. क्यों था? क्योंकि उन्होंने हमेशा उनको क्या देखा है? बूढ़ा देखा है. तो उनको इमेजिन नहीं कर पाते थे कि वो अपने यंग टाइम्स में कैसी दिखती होंगी. तो इसलिए उनके लिए ये समझ पाना, ये विश्वास कर पाना कि वो भी कभी यंग थी, ये उनके लिए मुश्किल था. She often told us of the games she used to play as a child that seemed quite absurd. Absurd मतलब illogical. Absurd and undignified का मतलब कि उनकी बातों से उनको विश्वास नहीं हो रहा था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है. मतलब उनकी बातें
इलॉजिकल और अनबिलीवेबल सी लग रही थी ऑन हर पार्ट, एंड वी ट्रीटेड इट लाइक द फेबल्स ऑफ द प्रॉफिट्स शी यूज टू टेल अस। अब उनके लिए ये सब जो स्टोरीज थी वो बिलीव ही नहीं कर पाते थे कि हाँ ये ग्रैंड मदर के असली, उनके जब वो बच्ची थी तो उस टाइम की ये स्टोरीज हैं, उनको ये सब एक कहानी की तरह लगती थी, फेबल लगती थी, एक कहानी लगती थी। शी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट, फैट एंड स्लाइटली बेंट। शी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट, फैट एंड स्लाइटली बेंट। ठीक है, वो शॉर्ट थी, मोटी थी और स्लाइटली बेंट थी, मतलब झुकी हुई थी। हर फेस वॉज अ क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर। मतलब ये डिस्क्राइब कर रहे हैं कि उनके चेहरे पे बहुत ज़्यादा रिंकल्स थे और पूरा चेहरा उनका रिंकल्स से, झुर्रियों से कवर्ड था। नो, वी वर सर्टेन शी हैड ऑलवेज बीन एज वी हैड नोन हर। अब ऑथर जो राइटर हैं उनको ये लग रहा था कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता कि वो कभी भी यंग होंगी, उनके लिए तो वो वैसी ही हैं जैसे वो उनको देखते आ रहे, 20 साल से जैसे वो उनको देख रहे हैं, ओल्ड एंड रिंकल्ड, वो वैसी ही हमेशा से रही हैं। ओल्ड एंड सो टेरिबली ओल्ड दैट शी कुड नॉट हैव ग्रोन ओल्डर एंड हैड स्टेड एट द सेम एज फॉर 20 ईयर्स। अब उनकी तो वो बूढ़ी होने के प्रोसेस में है, बूढ़ी हो रही, बट इतनी ज़्यादा वो बूढ़ी हो चुकी थी कि अब वो उससे ज़्यादा अगर बूढ़ी भी हो जाए तो पता नहीं चलता था कि वो और बूढ़ी होगी। उनका फेस ऑलरेडी रिंकल्ड था, उनके हेयर्स ऑलरेडी वाइट थे, तो उनको वो कितनी भी बूढ़ी हो जाए बिल्कुल लगता नहीं था कि वो और बूढ़ी हुई हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी इतनी ज़्यादा बूढ़ी थी। ठीक, और उनके लिए वो सेम एज पे थी उन 20 सालों से, जिन 20 सालों से ऑथर उनको देख रहे हैं। शी कुड नेवर हैव बीन प्रिटी बट शी वॉज ऑलवेज ब्यूटिफुल। ये लाइन आपको ये बताती है कि देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन बीइंग प्रिटी एंड बीइंग ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल हम किसको कहते हैं? उस पर्सन के सोल को, राइट, उस पर्सन की पर्सनालिटी को। और प्रिटी हम कैसे डिस्क्राइब करते हैं? फिजिकल अपीयरेंस को लेकर के। अब क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बूढ़ी थी, वो इतनी बूढ़ी थी कि उससे ज़्यादा बूढ़ी नहीं हो सकती थी, तो प्रिटी तो नहीं होंगी, लेकिन वो ब्यूटीफुल थी क्योंकि उनकी सोल बहुत अच्छी थी। शी हॉबल्ड अबाउट the house in spotless white, with one hand resting on a vase to balance her stoop and the other hand telling the beads of her rosary। तो होबल्ड मतलब घूमती रहती थी पूरे घर में, ठीक है। स्पॉटलेस वाइट जो उनकी साड़ी होगी ऑब्वियसली, या फिर जो कुर्ता पहनती होंगी वो, तो स्पॉटलेस वाइट अटायर जो उनका था उसमें वो पूरे घर में घूमती रहती थी। एक हाथ उनके, आप इमेजिन कर सकते हो, एक हाथ उनके स्टूप को बैलेंस करता था, यानी कि उनके जो आपने देखा था ना स्टार्टिंग में हमने पढ़ा कि शी वॉज बेंट, तो उसको बैलेंस करने के लिए एक हाथ हमेशा उनकी कमर पे रहता था और दूसरा हाला के बीजों को, बीड्स को जपता रहता था, टेलिंग द बीड्स ऑफ हर रोजरी। ठीक, हर सिल्वर लॉक्स हम किसको कह रहे हैं? उनके हेयर्स को कह रहे हैं। वर स्कैटर्ड अनटाइडली ओवर हर पेल पक्कड फेस एंड हर लिप्स कॉन्स्टेंटली मूव्ड इन इनऑडिबल प्रेयर। हर सिल्वर लॉक्स यानी कि उनके जो सिल्वर हेयर्स हैं, स्कैटर्ड अनटाइडली मतलब छितरे हुए उनके पेल यानी कि येलोइश फेस पर होते थे। पकड़ मतलब जिसमें दांत ना हो, ठीक है, पकड़ फेस एंड हर लिप्स कॉन्स्टेंटली मूव्ड इन इनऑडिबल प्रेयर। वो पूरे टाइम कंटिन्यूसली उनके लिप्स एक इनऑडिबल प्रेयर में मूव करते रहते थे। Yes, she was beautiful. She was like the winter landscape in the mountains, an expanse of pure white serenity, breathing peace and contentment. She was like the winter landscape. Winter landscape क्यों बोला? क्योंकि जैसे विंटर्स में जो आइस होती है माउंटेन्स पर, वैसे ही हम उनके हेयर्स को इमेजिन कर सकते हैं, हर सिल्वर लॉक्स, ठीक है। एन एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी। अब उनकी वो वाइट साड़ी भी पहनती थी और उनके हेयर्स भी वाइट थे। सेरेनिटी मतलब एक डिवाइन कामनेस, ठीक है। ये भी एक पीस, कामनेस से ही सेरीन को हम डिनोट करते हैं। सेरेनिटी मतलब डिवाइन कामनेस, ठीक है। ब्रीदिंग पीस एंड कंटेंटमेंट। ओके, नाउ माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स। अब ग्रैंड मदर का डिस्क्रिप्शन होने के बाद अब ऑथर अपने पे आते हैं। माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विथ हर व्हेन दे वेंट टू लिव इन द सिटी एंड वी वर कॉन्स्टेंटली टुगेदर। अब जो ऑथर हैं हमारे खुशवंत सिंह के पेरेंट्स सिटी में रहते थे अपने आप को सेटल करने के लिए, और उन्होंने ग्रैंड मदर के साथ खुशवंत सिंह को विलेज में ही छोड़ दिया था, ठीक है। अब विलेज में वो कैसे रेडी होते थे ये देखते हैं। तो सबसे पहले ग्रैंड मदर खुशवंत सिंह को उठाती थी सुबह। शी यूज्ड टू वेक मी अप इन द मॉर्निंग एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल। वो उनको उठाती थी और उनको स्कूल के लिए रेडी करती थी। शी सेड हर मॉर्निंग प्रेयर्स इन अ मोनोटोनस
sing song while she bathed and dressed me in the hope that I would listen and get to know it by heart. अब सुबह मोनोटोनस मतलब कि कोई चीज़ जब बार बार रिपीट होती है, इस कारण वो बोरिंग बन जाती है। मतलब रिपीट होने के कारण वो बार बार वही चीज़ सेम दोहराने के कारण वो चीज़ क्या होने लगती है, बोरिंग होने लगती है। उसी को हम कहते हैं मोनोटोनस। ठीक, तो अब ग्रैंड मदर हर रोज़ वही सेम प्रेयर गाती थी। जब वो कुशन सिंह को नहलाती थी, उनको स्कूल के लिए ड्रेस करती थी, और वो सोचती थी कि कुशवंत सिंह अगर उन प्रेयर्स को सुनेंगे तो उनको वो प्रेयर्स याद हो जाएंगी। अब कुशवंत सिंह उनको सुनते तो थे, वो इसलिए सुनते थे क्योंकि उनको उनकी आवाज़ अच्छी लगती थी, लेकिन उन्होंने कभी भी ये नहीं सोचा कि वो उसको याद कर। ही नेवर बॉदर्ड टू लर्न इट। ओके, देन शी वुड फेच माई वुडन स्लेट विच शी हैड ऑलरेडी वॉश्ड एंड प्लास्टर्ड विथ येलो चॉक। तो अब उनको, अब क्योंकि उनको रेडी करना है उनको स्कूल ले जाने के लिए, तो उनकी स्लेट लाएंगे, उसको प्लास्टर करेंगे येलो चॉक से। फिर उसके बाद एक इंक पॉट और एक रेड पेन सबको बांध करके एक बंडल में उनके बैग में उनको दे देती थी। फिर अब ब्रेकफास्ट में क्या खाते थे, एक थिक स्टेल चपाती विथ लिटिल बटर एंड शुगर स्प्रेड ऑन इट। उसको खाने के बाद वो स्कूल जाते थे। शी कैरीड सेवरल स्टेल चपातीज विथ हर फॉर द विलेज डॉग्स। तो एक स्टेल चपाती तो किनको मिलती थी, नरेटर को मिलती थी, ऑथर को मिलती थी, और बाकी की स्टेल चपातीज किसके लिए होती थी, स्ट्रीट डॉग्स के लिए होती थी। माई ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल विथ मी। क्यों जाती थी, इसके पीछे का रीज़न है बिकॉज स्कूल वॉज अटैच टू अ टेम्पल। तो जब तक प्रीस्ट उनको अल्फ़ाबेट और मॉर्निंग प्रेयर सिखाता था तब तक वो क्या करती थी, वो अंदर जाती थी और स्क्रिप्चर्स पढ़ती थी। ठीक है, द प्रीस्ट टॉट अस द अल्फ़ाबेट एंड मॉर्निंग प्रेयर while the children sat in the rows on either side of the veranda singing the alphabet or the prayer in chorus। chorus मतलब एक साथ। अब जरूरी नहीं कि उसमें म्यूजिक हो या ना हो, म्यूजिक भी हो सकता है, बिना म्यूजिक का भी हो सकता है। कोरस मतलब एक साथ बोलना, विद और विदाउट म्यूजिक। माई ग्रैंड मदर सैट इन साइड रीडिंग द स्क्रिप्चर्स वेन वी हैड बोथ फिनिश्ड। जब उन्होंने स्क्रिप्चर्स पढ़ लिए, उन्होंने अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर ली, वो फिर वापस आते थे, साथ में चल के घर जाते थे, और इस टाइम पे उनको विलेज के डॉग्स मिलते थे, और वो एंड दे फॉलोड अस टू आवर होम ग्रोलिंग एंड फाइटिंग विथ ईच अदर फॉर द चपातीज वी थ्रू टू देम। तो उनको चपातीस फेंकते थे, वो उसको लड़ते थे, फिर ग्रोल करते थे। जो डॉग्स जो आवाज़ निकालते हैं उसको ग्रोलिंग कहते हैं। हियर इट इज़ ओनोमेटोपिया, है ना, ओनोमेटोपिया हमने यूज़ यहाँ पे यूज़ हुआ है। तो वो ग्राउल करते थे, फाइट करते थे उन चपातीस के लिए जो ऑथर और उनकी दादी उनकी तरफ फेंकते थे। ठीक, अब यहाँ तक उनकी विलेज लाइफ है। अब उनकी लाइफ में टर्निंग पॉइंट कब आया? ठीक, व्हेन माय पेरेंट्स वर कंफर्टेबली सेटल्ड इन द सिटी दे सेंट फॉर अस। सेंट फॉर अस मतलब कॉल्ड अस। दैट वॉज अ टर्निंग पॉइंट इन आर फ्रेंडशिप। इतनी विलेज लाइफ खत्म हुई, अब इसके बाद उनकी लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट आया। ऑल्दो वी शेयर द सेम रूम माई ग्रैंड मदर नो लॉन्गर केम टू स्कूल विथ मी। अब क्योंकि उनकी एक मोटर बस लग गई थी, अब वो इंग्लिश स्कूल में जाते थे, उनकी एक मोटर बस लग गई थी। पहले तो क्या होता था कि उनके जो जिस टेम्पल में वो पढ़ते थे उससे अटैच्ड एक रूम होता, एक टेम्पल होता था जहाँ पे ग्रैंड मदर जाकर स्क्रिप्चर्स पढ़ती थी। पर अब ऑथर एक इंग्लिश स्कूल में जाने लगे और वो भी मोटर बस से जाने लगे। तो दादी और उनका सेम रूम तो था, पर अब वो उनको स्कूल छोड़ने नहीं जाती थी। देयर वर नो डॉग्स इन द स्ट्रीट्स एंड शी टुक टू फीडिंग स्पैरोज इन द कोर्टयार्ड ऑफ आर सिटी हाउस। अब रास्ते में, अब जब वो खुशवंत सिंह को छोड़ने जाया करती थी तो वहाँ पे उनको डॉगीज़ मिलते थे। अब क्योंकि यहाँ पे तो कोई डॉगीज़ है नहीं, तो वो वेरांडा में ही जो स्पैरोज होती थी उनको, उनके कोर्ट यार्ड में जो स्पैरोज होती थी उन्हीं को फीड करती थी। ठीक है, ब्रेड क्रम्स से फीड करती थी। अब as the years rolled by we saw less of each other. For some time she continued to wake me up and get me ready for school. When I came back she would ask me what the teacher had taught me. अब कुछ समय के लिए तो ग्रैंड मदर ने उनको उठाया, और फिर जब वो आते थे अपने स्कूल से तो वो पूछती भी थी कि क्या पढ़ाया गया उनको। अब वो इंग्लिश के वर्ड्स उनको बताते, वेस्टर्न साइंस और लर्निंग के बारे में बताते, लॉ ऑफ ग्रेविटी के बारे में बताते, जो जो चीज़ें यहाँ पे आर्किमिडीज प्रिंसिपल, वर्ल्ड बीइंग राउंड, ये सब उनको बताते थे। पर दादी को ये सब अच्छा नहीं लगता था, और प्लस वो उनके लेसन्स में उनकी हेल्प भी नहीं करा पाती थी, बिकॉज शी डिड नॉट बिलीव इन द थिंग्स दे टॉट एट द इंग्लिश स्कूल एंड वॉज डिस्ट्रेस्ड दैट देयर वॉज नो टीचिंग अबाउट गॉड एंड स्क्रिप्चर्स। तो अब आपका अगर ये क्वेश्चन बनता है कि व्हाट मेड हर अनहैप्पी अबाउट स्कूल, तो ये तीन चीज़ें अभी आगे आएंगी। पहला तो ये कि वेस्टर्न साइंस की टीचिंग एवरीथिंग वाज इन इंग्लिश एंड दे टॉट देम
वेस्टर्न साइंसेस। फिर दूसरा, शी कुड नॉट हेल्प हिम विथ हिज लेसन्स, ठीक, बिकॉज शी डिड नॉट बिलीव इन द थिंग्स दैट they were taught at the English school and she was distressed, and there was no teaching about God and scriptures. मतलब वो चाहती थी कि religious teachings भी होनी चाहिए स्कूल में। ओके, वन डे आई अनाउंस दैट वी वर बीइंग गिवन म्यूजिक लेसन्स, और एक दिन उन्होंने अपनी दादी को बताया कि उनको म्यूजिक लेसन्स भी सिखाते हैं। अब इससे तो वो और ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई, क्योंकि उनको ये लगता था कि म्यूजिक हैड ल्यूड एसोसिएशंस एंड इट वाज मेड फॉर हार्लट्स एंड बेगर्स, मतलब इट वॉज अ मोनोपोली, मतलब उनके लिए ही है सिर्फ, हार्लट्स के लिए। हार्लट्स होते हैं जो हर बोले, जो जगह जगह जाके गाने गाते हैं, एंड बेगर्स एंड नॉट मेंट फॉर जेंटल folk. She said nothing but her silence meant disapproval. अब दादी कुछ कहती तो थी नहीं उनसे, क्योंकि अब खुशवंत सिंह के माँ बाप की मर्जी है कि वो उनको जैसा पढ़ाना चाहे, जहाँ पढ़ाना चाहे, तो दादी कुछ नहीं कहती थी। लेकिन जो उनकी साइलेंस थी, वो खुशवंत सिंह समझते थे कि दादी को ये सब नहीं अच्छा लगता जो जो उनको वहाँ पे पढ़ाया जाता है। शी रेयरली टॉक टू मी आफ्टर दैट। अब सारे कनेक्शंस उनसे धीरे धीरे कट होते जा रहे हैं, तो अब उनकी बातचीत भी जो है वो रेयर हो गई। व्हेन आई वेंट अप टू यूनिवर्सिटी, अब स्कूल लाइफ खत्म हुई, अब वो यूनिवर्सिटी जाने लगे। आई वॉज गिवन अ रूम, अब एक कॉमन लिंक था फ्रेंडशिप का, वो क्या था, रूम, अब वो भी स्नैप हो गया था। माई ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड हर सेक्लूजन विथ रेजिग्नेशन। अब एक्सेप्टेड द सेक्लूजन मतलब सेपरेशन, विथ रेजिग्नेशन मतलब रेजिग्नेशन इज सम सॉर्ट ऑफ एक्सेप्टेंस विथ समथिंग, ठीक है, अच्छा ये है तो है, ठीक। तो अब उन्होंने सब चीज़ों को एक्सेप्ट कर लिया था। ऐसा नहीं था कि वो अड़ी थी कि नहीं तुम वेस्टर्न स्कूल में क्यों पढ़ा रहे हो, इंग्लिश टीचिंग क्यों दे रहे हो, स्क्रिप्चर्स पढ़ाओ, भगवान के बारे में पढ़ाओ, तो उनका ऐसा कुछ नहीं था, ठीक। उन्होंने उसको, उस चीज़ को एक्सेप्ट किया। जब उनका रूम भी अलग हो गया, अब उनके जो कॉमन लिंक था फ्रेंडशिप का वो भी हो गया। अब उसके बाद वो अपने आप को बिजी रखने के लिए स्पिनिंग व्हील पे दिन भर बैठी रहती थी। अब सनराइज से सनसेट तक वो दिन भर स्पिनिंग व्हील पे ही अपना काम करती रहती थी, प्रेयर्स डिसाइड करती रहती थी। अब सिर्फ आफ्टरनून में जब उनको स्पैरोज को फीड करना होता था तभी वो फ्री होती थी, नहीं तो दिन भर वो स्पिनिंग व्हील पे ही बैठी रहती थी। ओनली इन द आफ्टरनून वो थोड़ी देर रिलैक्स करती थी, स्पैरोज को फीड करती थी, ठीक। कहाँ पे, वेरेंडा में बैठ कर ब्रेड क्रम्स बनाती थी, उनको लिटिल बिट्स में कन्वर्ट करती थी, उनको तोड़ती थी, और हंड्रेड्स ऑफ लिटिल बर्ड्स वहाँ पे कलेक्ट होते थे, क्रिएटिंग अ वेरिटेबल बेडलैम ऑफ चर्पिंग्स। वेरिटेबल बेडलैम ऑफ चर्पिंग्स मतलब कंटिन्यूस एंड कन्फ्यूज्ड, मतलब कि एक साथ सब बोले जा रहे एक साथ चर्पिंग हो रही है, दैट इज़ अ वेरिटेबल बेडलैम ऑफ चर्पिंग्स। कुछ आते थे उनके लेग पे बैठ जाते थे, कुछ उनके शोल्डर्स पे बैठ जाते थे कुछ बर्ड्स, ठीक, लेकिन और कुछ उनके हेड पे बैठ जाते थे। तो दादी कभी उनको भगाती नहीं थी, वो सिर्फ स्माइल करती थी, ठीक है। और ये उनके पूरे दिन का बेस्ट हाफ, हैप्पीएस्ट हाफ आवर होता था उनके पूरे दिन का। दिस यूज्ड टू बी द हैप्पीएस्ट हाफ आवर ऑफ द डे फॉर हर, ठीक। When I decided to go abroad for further studies, अब इतना उन्होंने यूनिवर्सिटी तक पढ़ाई हो गई। अब इसके बाद ऑथर ने सोचा कि अब वो जाएंगे यूनिवर्सिटी, अब अब्रॉड जाएंगे आगे की पढ़ाई करने के लिए। अब उनको पता था कि इस पॉइंट पे तो ग्रैंड मदर श्योरली अपसेट हो जाएंगी। आई वुड बी अवे फॉर 5 years एंड एट हर एज वन कुड नेवर टेल, वर्ड वन कुड नेवर टेल हाउ लॉन्ग शी वुड लिव, मतलब इसके बारे में श्योर नहीं थे कि वो कब तक रहे इस दुनिया में। बट माई ग्रैंड मदर कुड, शी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल। अब ऑथर को लग रहा था कि उनकी ग्रैंड मदर क्या हो जाएंगी, अपसेट हो जाएंगी, पर वो बिल्कुल भी सेंटिमेंटल नहीं हुई। जब वो रेलवे स्टेशन गए तो उनको वहाँ पर छोड़ने भी आई। हर लिप्स मूव्ड इन प्रेयर अगेन, वो मतलब वो उनकी प्रेयर्स कंटिन्यूसली चलती रहती थी, ठीक है। हर माइंड वॉज लॉस्ट इन प्रेयर ऑल्सो, ठीक, बट डिड नॉट टॉक और शो एनी इमोशन। वो आई तो थी उनको स्टेशन छोड़ने पर, उन्होंने कोई भी इमोशंस नहीं शो किए। हर फिंगर्स वर बिजी टेलिंग द बीड्स ऑफ अ रोजरी, कंटिन्यूसली उस माला को जप रही थी। साइलेंटली शी किस्ड माई फोरहेड एंड व्हेन आई लेफ्ट आई चेरिश द मॉइस्ट इम्प्रिंट्स एज परहैप्स द लास्ट साइन ऑफ फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन अस। तो जब ऑथर जाने लगे तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने उनके फोरहेड पे किस किया, और ऑथर उसे चेरिश कर रहे थे क्योंकि उन्हें लग रहा था कि शायद ये उनके और उनकी दादी के बीच लास्ट फिजिकल कांटेक्ट हो। लेकिन ऐसा नहीं था, क्योंकि 5 years लेटर जब ऑथर वापस आए तो दादी उनको स्टेशन पर मिलने आई थी, और अगेन शी डिड नॉट लुक अ डे ओल्डर, मतलब
वो वैसे ही बूढ़ अब ऑथर पहले कह चुके हैं, वो इतनी बूढ़ी ऑलरेडी हो चुकी थी कि वो उससे ज़्यादा बूढ़ी हो ही नहीं सकती थी। सो शी डिड नॉट लुक अ डे ओल्डर, शी स्टिल हैड नो टाइम फॉर वर्ड्स। और क्यों क्यों उनके पास वर्ड्स के लिए टाइम नहीं था? क्योंकि वो हमेशा कंटिन्यूसली वो प्रेयर्स रिसाइट करती रहती थी। शी क्लैस्प्ड मी इन हर आर्म्स, आई कुड हियर हर रिसाइटिंग हर प्रेयर्स। तो उन्होंने उनको गले लगाया, लेकिन फिर भी खुशवंत सिंह सुन सकते थे कि वो क्या कर रही है। वो कंटिन्यूसली प्रेयर, उनके लिप्स कंटिन्यूसली प्रेयर्स गा रहे हैं। इवन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ माई अराइवल हर हैप्पीएस्ट मोमेंट्स वर विथ हर स्पैरोज whom she fed longer and with frivolous rebukes। फ्रिवलस मतलब नॉट कैजुअल, सॉरी कैजुअल या फिर नॉट सीरियस, ठीक है। फ्रिवलेस रिब्यूक्स मतलब रिब्यूक का तो मतलब आप जानते हैं झड़प देना, किसी को डांटना, लेकिन वो बिल्कुल भी सीरियस नहीं होते थे, कैजुअली मतलब मतलब हल्के में उनको ऐसे डांट दी थी मतलब स्पैरोज उनके ऊपर बैठती थी तो पहले तो वो उनको मतलब उनको भगाती नहीं थी, बट उनको हल्के से कि हटो हटो ऐसे करती थी, ठीक है। तो अब 5 साल बाद भी जब खुशवंत सिंह वापस आते तो वो देखते कि उनका दिन भर का सबसे फेवरेट टाइम वही रहता है, सबसे हैप्पी टाइम वही रहता है जब वो उन स्पैरोज को क्या कर रही होती हैं, फीड कर रही होती हैं। In the evening, a change came over. She did not pray. She collected the women of the neighborhood, got an old drum, and started to sing. अब पूरी लाइफ वो प्रे ही करती थी, जब से खुशवंत सिंह ने उनको देखा तब से वो प्रे ही करती थी। लेकिन एक ऐसा टाइम आया जब उन्होंने बिल्कुल भी प्रे नहीं किया। उन्होंने आसपास के मोहल्ले की औरतों को इकट्ठा किया और एक ओल्ड ड्रम यानी कि वही ढोलक, और वो ले आई और गाना गाने लगी। For several hours, she thumped the sagging skins of the dilapidated drum. Dilapidated मतलब कह सकते हैं लूज, ठीक है, जिसकी स्किन थोड़ी सी मतलब ओल्ड हो चुकी है, वर्न आउट हो चुकी हो, उसे हम क्या कहते हैं, डिलैपिडेटेड। एंड तो वो लूज मतलब आप सैगिंग मतलब लूज, लटका हुआ, एंड डिलैपिडेटेड मतलब ओल्ड। अब ओल्ड स्किन्स ऑफ डिलैपिडेटेड, एक बहुत पुरानी सी ढोलक उन्होंने ले ली होगी जिसकी स्किन भी लूज हो चुकी थी, और होम शी एंड सैंग ऑफ द होम कमिंग ऑफ वॉरियर। अब वॉरियर की होम कमिंग तो गा रही थी, पर एक्चुअल में वो गाना किसके लिए था? वो था खुशवंत सिंह के लिए। अब पूरी फैमिली को उन्हें रोकना पड़ा कि ओवर स्ट्रेनिंग हो जाएगी, अब आपको शांत हो जाना चाहिए, लेकिन वो कंटिन्यूसली वो गाती रही। एंड दिस वाज द फर्स्ट टाइम जब खुशवंत सिंह ने देखा कि उनकी जो ग्रैंड मदर है वो प्रे नहीं करी थी। अगले दिन उनकी तबीयत खराब हो गई, उनको एक माइल्ड फीवर आया, लेकिन डॉक्टर ने बोला कि इसमें कोई चिंता करने वाली बात नहीं, इट वुड गो। लेकिन ग्रैंड मदर थॉट डिफरेंटली, शी टोल्ड अस मतलब शी टोल्ड देम कि उनका अंत समय आ गया, दैट हर एंड वॉज नियर। उन्होंने क्या कहा कि she said that since only few hours before the close of the last chapter of her life she had omitted to pray। अब उन्होंने बोला था कि वो उनसे बात करने में अपना टाइम नहीं वेस्ट करेंगी, क्योंकि उनकी लाइफ के आखिरी मोमेंट्स आ गए हैं, आखिरी घंटे बचे हैं, तो उनको पूरा जो समय है वो सिर्फ प्रेयर्स में बिताना है। तो इससे पता चलता है कि वो कितनी रिलीजियस थी, ठीक है। ये सब कैरेक्टर स्केच में आप यही सब पॉइंट्स लिखेंगे, राइट, कि कैसे आप कह सकते हैं कि वो रिलीजियस थी, क्योंकि वो अपने लास्ट मोमेंट्स में भी उन्होंने क्या सोचा, प्रेयर करने का सोचा, इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग हर टाइम इन अदर थिंग्स इन टॉकिंग टू द फैमिली मेम्बर्स। अब वी प्रोटेस्टेड मतलब कि उनको वो ऐसे क्यों सोच रही हैं कि अब उनका लास्ट समय आ गया, तो उन्होंने उनको मना किया कि नहीं ऐसे मत सोचिए, लेकिन शी इग्नोर्ड। और फिर वो पीसफुली बेड पे प्रे करती रहीं, माला जपती रहीं। इवन बिफोर वी कुड सस्पेक्ट हर लिप्स स्टॉप्ड मूविंग एंड द रोजरी फेल फ्रॉम हर लाइफलेस फिंगर्स। अब उनकी क्या हो चुकी थी, डेथ हो चुकी थी। अ पीसफुल पेलर अगेन पेलनेस स्प्रेड ऑन हर फेस एंड वी न्यू दैट शी वॉज डेड। अब उनकी डेथ हो चुकी थी, उनका पूरा चेहरा पीला हो गया था, उनके हाथ से रुद्राक्ष छूट गई थी, और उनके लिप्स जो प्रेयर्स में हमेशा प्रेयर्स गाते रहते थे, अब वो भी हमेशा हमेशा के लिए शांत हो चुके थे। We lifted her off the bed and, as is customary, laid her on the ground and covered her with a red shroud। अब जब कोई बहुत बूढ़ा होके मरता है, जब वो अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कंप्लीट करके मरता है, तो हम उसको एक रेड श्राउड में से ढकते हैं, ऐसे वाइट श्राउड से ढकते हैं, राइट। और जब कोई बहुत इंसान बूढ़ा हो जाता है तो उसको रेड श्राउड से ढकते हैं। एंड वी लिफ्टेड हर ऑफ द बेड मतलब उनको बेड से हटा के ग्राउंड पे रख दिया, उन पर एक लाल श्राउड चढ़ा दिया। और कुछ समय बाद जो आफ्टर फ्यू आवर्स ऑफ मॉर्निंग मतलब कुछ देर मतलब मॉर्निंग मतलब कि दुख जताने के बाद उनके डेथ का, वो चले गए टू मेक द अरेंजमेंट्स फॉर हर फ्यूनरल। अब जब शाम हुई तो वी वेंट टू हर रूम विथ अ क्रूड मतलब रॉ स्ट्रेचर, जो मतलब जो अर्थी होती है, टू टेक हर टू बी क्रिमेटेड। उनके लास्ट रिचुअल्स परफॉर्म करने के लिए उन्होंने एक स्ट्रेचर लाया,
Sun was setting and had lit her room and veranda with a blaze of golden light. We stopped. अब सनसेट हो रहा था और उनका रूम पूरे रूम में रोशनी छा गई थी, गोल्डन लाइट छा गई थी, ठीक, all over the veranda and in her room, right up to where she lay dead and stiff, wrapped in the red shroud. Thousands of sparrows sat scattered on the फ्लोर. अब जिन स्पैरोज को वो खिलाती थी, ब्रेड खिलाती थी, वो वहाँ पर आकर बैठ गई थी, पर इस बार कोई भी चिरपिंग नहीं हुई और उनको उनको बर्ड्स के लिए बुरा लग रहा था. तो उनकी मम्मी ने, मतलब खुशवंत सिंह की मम्मी ने कुछ ब्रेड लाई और उन्होंने तोड़ करके उन स्पैरोज को दे दी. ठीक, शी ब्रोक इट इनटू लिटिल क्रम्स द वे ग्रैंड मदर डिड, और उनको उनकी तरफ फेंक दी. द स्पैरोज टुक नो नोटिस ऑफ द ब्रेड. व्हेन वी कैरीड माई ग्रैंड मदर corpse off, they flew away quietly. Next morning, the sweeper swept the breadcrumbs into the डस्टबिन. अब जो खुशवंत सिंह की मदर थी, उन्होंने तो ब्रेड के पीसेस करके उनको दे दिया था, लेकिन उन स्पैरोज ने बिल्कुल भी उनको नहीं खाया, उनका नोटिस भी नहीं किया उनको. अगले दिन उन ब्रेड को स्वीपर ने डस्टबिन में फेंक दिया, क्योंकि उन बर्ड्स ने उन ब्रेड क्रम्स को नहीं खाया. क्यों? क्योंकि एक्चुअल में वो जो ग्रैंड मदर का लव था उन स्पैरोज के प्रति, दैट वाज डिफरेंट, राइट, जिसके कारण वो स्पैरोज उनका खिलाया हुआ खाती थी. ठीक, अब जब ग्रैंड मदर ही नहीं थी, तो एज अ सिंबल ऑफ मोर्निंग टूवर्ड्स, एज अ सिंबल ऑफ शोइंग रिस्पेक्ट टूवर्ड्स ग्रैंड मदर, उनकी डेथ पर उन स्पैरोज ने कुछ भी नहीं खाया. दिस वॉज ऑल अबाउट द चैप्टर द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी. अब आप बता सकते हैं कि वाई दिस टाइटल द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी इज़ जस्टिफाइड, क्योंकि इस चैप्टर में कहीं भी ग्रैंड मदर की कोई पोर्ट्रेट नहीं है, बट स्टिल जब आप इस चैप्टर को पढ़ के ख़त्म करते हो तो आपके मन में एक ग्रैंड मदर की एक पर्टिकुलर इमेज फॉर्म हो जाती है. दैट्स वाई द चैप्टर्स नेम इज़ द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी.